हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि है व्हाट इज़ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए फोटोन गैस। तो केमिकल पोटेंशियल कोई भी एक फोटोन गैस का जीरो होता है, ये याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ए फेज पॉइंट। तो फेज स्पेस आप लोग पढ़े होंगे, उसी में फेज पॉइंट है। क्या है ये कि ए पॉइंट इन फेज स्पेस विच रिप्रेजेंट्स बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए फेज पॉइंट। यानी फेज स्पेस में कोई भी एक पॉइंट जो किसी एक पार्टिकल का कोई एक निश्चित समय में पोजीशन और मोमेंटम इंडिकेट करता है, उसी को हम लोग फेज पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका एक्सप्रेशन कैसे देते हैं। द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और डेंसिटी स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m with the energy interval E and E plus DE is sigma E DE इक्वल टू, बहुत जगह पर ये जी ई लिखा रहता है, जी से भी डिनोट करते हैं, हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा फंक्शन ऑफ ई डी ई इक्वल टू होता है 2π/v इंटू 2m होल टू द पावर 3/2 e टू द पावर हाफ डी ई होल डिवाइडेड बाई एच क्यू। यहाँ पर भी जो है वो वॉल्यूम है और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डेफिनेशन भी पूछता है तो बस ये एक्सप्रेशन लिख देने से काम चल जाएगा। एक्सप्रेशन में तो ये हम लोग काम करेंगे, तो ये एकदम याद रहना चाहिए। बहुत जगह पर ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत जगह पर इसका यूटिलाइजेशन भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज डीजेनेरेसी। तो देयर मे बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैविंग द सेम एनर्जी। बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं जिनका एनर्जी जो बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं जिनका सेम एनर्जी हो किसी भी एक सिस्टम का या पार्टिकल्स का। द एनर्जी लेवल इज देन सेट टू बी डीजेनरेट। तब हम लोग ऐसे समय में एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टीशन फंक्शन क्या कहलाता है। पार्टीशन फंक्शन गिव्स हाउ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एन असेंबली आर डिस्ट्रीब्यूटेड और पार्टीशनड अमॉन्ग द वेरियस एनर्जी लेवल्स। किसी भी एक किसी भी एक सिस्टम जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हो, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या पार्टीशन किया गया है वेरियस एनर्जी लेवल्स में, इसके मेजरमेंट को, इसको बताने के लिए हम लोग जिस फंक्शन का यूज़ करते हैं उसको पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, यह टू विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम डज एमबी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई। एमबी स्टैटिस्टिक्स मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये कैसे तरह के पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड टू ए सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हम लोग एमबी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इज एमबी स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन गैस। तो नो, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए एमबी स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो देखा जाए अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो पार्टिकल डेंसिटी बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स, बी यानी बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बीई स्टैटिस्टिक्स, एंड एफटी मतलब हो गया फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स। तो अंडर हाई टेम्परेचर और लो पार्टिकल डेंसिटी पर ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स अप्रोच
MB स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की तरफ वो लोग अप्रोच करते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं जब टेम्परेचर हाई रहे और पार्टिकल डेंसिटी लो रहे तब। दिस रिजल्ट इज नोन एज द क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इसी को हम लोग क्लासिकल लिमिट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ये कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो एनर्जी एट जीरो के, इफ नॉट वाई। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों? तो द इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो के डू नॉट हैव जीरो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जीरो एनर्जी नहीं होता है। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो के इज गिवन बाई U इक्वल टू 3/5 n इंटू यू एफ। यू एफ हम लोग का फर्मी एनर्जी हो गया। तो ये जीरो के पर इतना एनर्जी होता है जो कि जीरो नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो के do not have zero energy because according to Pauli's exclusion principle only one electron can occupy the zero energy level। Pauli's exclusion principle के अनुसार केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जो है जीरो एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा जीरो के टेम्परेचर पर। ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी लेवल्स, और दूसरे बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल को एक्वायर करेंगे, और इस हिसाब से एनर्जी जो है वो जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए, व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स corresponding to any given macro state is called its thermodynamic probability और thermodynamic frequency। एक गिवन मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स हो सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसके मेजरमेंट को ही हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाउ मेनी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आर देयर। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कितने हैं? तो क्वांटम, देयर आर टू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज फर्मी डायराक statistics and second one is Bose-Einstein statistics। So what do you mean by ensemble average of a physical quantity? ensemble average का मतलब क्या होता है? तो the ensemble average is defined as the mean of a quantity that is a function of the microstate of a system according to the distribution of the system on its microstates in the ensemble। ठीक है, द ensemble average is defined as the mean of a quantity। जनरली ये क्या होता है, मीन होता है, that is a function of the microstate of a system। सिस्टम का माइक्रोस्टेट का जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑन इट्स माइक्रोस्टेट्स इन द इंसेंबल। इंसेंबल में जिस तरह से माइक्रोस्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, नेक्स्ट है प्लॉट द फेज स्पेस ट्राजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी अगर एक फ्री फॉलिंग पार्टिकल है तो उसका फेज ट्राजेक्ट्री इस तरह से होता है। अगर इधर मोमेंटम इधर पोजीशन, जनरली फेज स्पेस ट्राजेक्ट्री में ही प्लॉट करते हैं, तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन दोनों लिया गया, ये थोड़ा मिडिल से होगा, इधर की तरफ हम लोग का मोमेंटम और इधर की तरफ हम लोग का पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। हाउ डज द फेज स्पेस डेंसिटी ऑफ ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इन इक्विलिब्रियम चेंज विथ टाइम। तो फेज स्पेस डेंसिटी जो है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में जब इक्विलिब्रियम में हो तो कैसे टाइम के साथ वेरी करता है। तो द फेज स्पेस डेंसिटी ऑफ ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इज कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम। तो कांस्टेंट होता है, यानी कोई वेरिएशन नहीं होगा या जीरो वेरिएशन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 3 पार्टिकल्स इन 4 स्टेट्स यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। कितने पार्टिकल्स हैं? 3, और उनको 4 स्टेट्स में हम लोग को अरेंज करना है।
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के यूज से। तो द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 3 पार्टिकल्स इन 4 स्टेट्स यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे g⁻n। g जो होता है वो स्टेट्स होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स, और n जो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर 4⁻³ यानी हो जाएगा हम लोग का 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज लैम्डा ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे ये। द लिक्विड फेज डायग्राम ऑफ हीलियम हैज ए पिकुलियर प्रॉपर्टी दैट हैज लिक्विड फेजेस कॉल्ड हीलियम 1 एंड हीलियम 2। जो लिक्विड फेज डायग्राम हीलियम का है उसमें एक पिकुलियर प्रॉपर्टी शो करता है कि लिक्विड फेजेस जो होते हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग हीलियम 1 और एक को बोलते हैं हीलियम 2। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज नोन एज लैम्डा ट्रांजिशन। और वो हीलियम 1 से हीलियम 2 का ट्रांजिशन जो हो गया, यानी एक फेज से, कोई भी एक फेज से, हीलियम 1 से हीलियम 2 या हीलियम 2 से हीलियम 1, इस ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा ट्रांजिशन कहते हैं। ये ट्रांजिशन जनरली 2.17 K पर होता है, टेम्परेचर पर होता है। और ये ट्रांजिशन जो होता है वो हीलियम के लिक्विड स्टेट को दो फेजेस में डिवाइड कर देता है। एक को हम लोग हीलियम 1 बोलते हैं और एक को हम लोग हीलियम 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाए तो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम के प्रॉपर्टीज लिखना है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हीलियम इज 4.2 K। The phase diagram of helium shows no triple point। अगला है कि its thermal conductivity is very high। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी यही जो है हम लोग लास्ट जो पढ़े लैम्डा ट्रांजिशन उसके बारे में, कि द फेज डायग्राम हीलियम का क्या होता है, एक पेक्युलियर प्रॉपर्टी शो करता है जो दो लिक्विड फेजेस को दिखाता है। एक को He1 और दूसरे को He2 बोलते हैं। और एक फेज से दूसरे फेज के ट्रांजिशन को हम लोग लैम्डा ट्रांजिशन कहते हैं। ये ट्रांजिशन 2.17 K पर होता है और ये हीलियम के लिक्विड स्टेट को दो फेजेस में डिवाइड कर देता है। एक को हीलियम 1 और दूसरे को हीलियम 2 बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख कर रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाए तो राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन फोनोन एंड फोटोन्स। फोनोन्स और फोटोन्स में डिफरेंस है, हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट क्या है कि फोनोन आर इलास्टिक वेव्स और वहीं पर फोटोन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैकेट्स। ठीक, तो ये इलास्टिक वेव्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैकेट्स है। सेकेंड डिफरेंस जो हो गया वो है फोनोन आर एकॉस्टिक क्वांटा या साउंड क्वांटा जिसको बोलते हैं, और फोटोन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्वांटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्वांटा है। थर्ड है दे एग्जिस्ट विद इन सॉलिड मटेरियल्स। ये केवल सॉलिड मटेरियल्स में रहते हैं। और ये क्या है, दे एग्जिस्ट इन एनी मीडियम। ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के मीडियम में ये मिल सकते हैं फोटोन्स। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोर प्रोबेबिलिटीज। ये क्या बोलता है, इक्वल ए प्रायोर प्रोबेबिलिटी का जो पोस्टुलेट्स है ये बोलता है कि ऑल माइक्रो स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। ठीक ना। तो अगर कोई एक मैक्रो स्टेट में बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स हैं और टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, तो सभी माइक्रो स्टेट्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके पाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। ठीक है। अब आ गया स्टेट एरोडिक हाइपोथेसिस। तो ये क्या कहता है कि द मीन ओवर द इंसेम्बल इज इक्वल टू द मीन ओवर टाइम। मीन ओवर इंसेम्बल और मीन ओवर टाइम जो होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सेम होता है। इसी को हम लोग एरोडिक हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द फर्मी डायरेक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस एनर्जी फॉर t इक्वल टू 0 के एंड सेकेंड है t इज ग्रेटर देन 0 के। तो t इक्वल टू 0 पर ये इधर हम लोग फर्मी फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, और इधर एनर्जी। तो एकदम t इक्वल टू 0 पर हम लोग का ग्राफ एकदम इस तरह से स्ट्रेट, ये पैरेलल टू द एनर्जी एक्सिस होता है, उसके बाद शार्पली फॉल कर जाता है अलोंग द फंक्शन, जो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन है उसके पैरेलल। और अगर t ग्रेटर देन 0 रहे तो स्टार्टिंग में ये पैरेलल टू एनर्जी एक्सिस होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा डिके
शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ ऑफ फर्मी डायरेक्ट फंक्शन वर्सेस एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख कर रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का ये आता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए रहते हैं, मतलब कुछ पार्टिकल्स का नाम दे देता है और बोलता है कि बताओ कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, या फिर क्या कि हम लोग को स्टैटिस्टिक्स का नाम दे देता है, बोलता है कि बताओ कौन कौन से पार्टिकल्स इनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी एक इस स्लाइड में कॉमन जो भी पार्टिकल्स हैं उनका एक लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से पार्टिकल्स एमबी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। तो हो गए आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, और हो गए कॉमन गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। सेकंड आ गया बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो हीलियम एटम हो गया, फोटॉन्स हो गए, फोनॉन्स हो गए, पाई मेसॉन्स हो गए, ये जो है हम लोग का बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं, ठीक ना। उसके बाद आ गया हम लोग का फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो ये याद रखेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, म्यूऑन्स, ये जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और हर एक बार ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर से ज़रूर यहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ही, ठीक ना। तो इसको अच्छे से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से और कुछ क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा।